हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। अगर आप बीएमएस सेकंड प्रॉफ से हैं या अगर आप बीएमएस सेकंड प्रॉफ के एग्जाम्स अभी देने वाले हैं, महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा किस तरह से मैंने अपने सेकंड प्रॉफ में अच्छे मार्क्स गेन किए, साथ में कंटेंट क्रिएशन कैसे किया। मैंने कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ बीएमएस सेकंड प्रॉफ को बहुत ईजिली पास किया। तो आपको आज वही चीज़ मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताना चाहूँगा, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और इतना ज़्यादा सिलेबस है उसको किस तरह से हमें मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को लगता है, वो होता है रसशास्त्र। और इस रसशास्त्र में सबसे ज़्यादा बैक भी देखने को मिली है। तो बात ये आती है कि रसशास्त्र को कैसे कवर किया जाए। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या है, जब आप रसशास्त्र का पेपर 1 कवर करोगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे 54 या समथिंग 50 के समथिंग आपको रस द्रव्य देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या समझते हैं कि 15 मार्क्स यहाँ पे रस द्रव्य से आएंगे, जो रस द्रव्य परिचय 1 है, रस द्रव्य परिचय 2 है। 15 to 20 मार्क्स वहाँ पे पूछा था। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसी 15 to 20 मार्क्स के बीच में अपने आप को पीसते रहते हैं। बाकी वो अगर हम 80% जो है अगर देखते हैं हमारा रसशास्त्र पेपर 1 में, वो बहुत ही सिंपल टॉपिक से हमारा 80% कवर किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ रसशास्त्र का पेपर 1, जहाँ पे रसशास्त्र का डेवलपमेंट दिया है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से बहुत इजीली बनता है। और इतना ज़्यादा टॉपिक सिंपल टॉपिक है, इतना ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, मैंने पढ़ाया हुआ भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख भी सकते हो। तो 5 मार्क्स विद इन आप 5 मिनट्स वहाँ पे कवर कर सकते हो। इसी तरह जब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हो, आधारभूत सिद्धांत, तो 5 मार्क्स वहाँ से बनते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल या बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। तो यहाँ 10 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। इसी तरह जब हम जाते हैं कल्पना निर्माण 1 में, जब हम कल्पना निर्माण 1 देखते हैं, जहाँ पे पंचविध कषाय कल्पना है, स्वरस है, कल्क है, क्वाथ है, ये अपनी सारी उपकल्पनाएं वहाँ पर दी हुई हैं। तो उस सेक्शन से हमारा बेसिकली 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 10 मार्क्स वहाँ से गेन कर सकते हो, 10 मार्क्स वहाँ से गेन से कर सकते हो। मतलब जो आपके इजी टॉपिक हैं वो अभी मैंने यहाँ पे काउंट किए हैं। अब हम बात करते हैं यंत्र के बारे में। तो देखो, यंत्र, सारे यंत्र आपको नहीं पढ़ने होते हैं। यंत्र में आपको लगानी होती है अपनी स्ट्रेटजी। किस तरह से स्ट्रेटजी? यंत्र का पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका उपयोग क्या है। लाइक अगर आप पढ़ ले दोलय यंत्र, तो आपको पता है उसका स्वेदन काम है। आप उसका क्या करो, एक डायग्राम याद कर लो। बाकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, जब आपको पता है कि उसका डायग्राम कैसा है, उसका रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, उसके बाद आपको एग्जाम में कोई भी वहाँ पे इशू नहीं आने वाला है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कल्पना निर्माण 2 और कल्पना निर्माण 3 से, जैसे हमारा पथ्य कल्पना आ जाता है, तो वो 10 मार्क्स में, संधान कल्पना 10 मार्क्स में पूछा जाता है। और ये सारी कल्पनाएं अगर आप देखते हो ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप मेरी वीडियोज़ में भी जाओगे, 10 मिनट में मैंने पढ़ा रखी है, और 10 मिनट में आप पूरा ईजिली वहाँ पे कवर कर लोगे। तो बेटर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रसशास्त्र को क्या करें, एक स्ट्रेटेजिक वे में डील करें, जहां पे आप रस द्रव्य में पारद, अभ्रक, माक्षी, गंधक, गैरिक, ये 8-10 रस द्रव्य हैं, जिनकी मैं एक अलग से इंपॉर्टेंट वीडियोस बना दूंगा, वो आप पढ़ लें। बाकी आप देखें, पढ़ के सब जाना है, लेकिन आप इनमें से पढ़ने के बाद आप क्या करें, या इसको बाद में पढ़ें, बाकी जो बचे हैं। लेकिन इससे पहले आप क्या करें, अपना जो भी कल्पना निर्माण 1 है, कल्पना निर्माण 2 है, कल्पना निर्माण 3 है, तो उस चीज़ को पहले कवर करें, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारी 80% का मार्क्स देने वाली है। अगर इस 80% में से भी ऐसा तो नहीं है आपको रस द्रव्य कुछ भी नहीं आएगा, आपको कुछ एटलीस्ट वहाँ पे आएगा। अगर हम मेजरली काउंट करते हैं तो आपको 85 to 90% सिलेबस आपका रसशास्त्र से वो कवर होता है आपका स्ट्रेटेजी से। बात करते हैं रसशास्त्र के सेकंड पेपर में। अगर रसशास्त्र के सेकंड पेपर में अगर आप देखो, तो उसमें तो बहुत सारे योग मिल जाएंगे। तो क्या हर एक योग का फार्मेकोलॉजी या हमें फार्मेको डायनामिक्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, कैसे नहीं है हमें जरूरत? देखिए मैं बताता हूँ। लाइक अगर मैंने एक योग पढ़ा आम्लकी में त्रिफला, या फिर वहाँ पे त्रिफला घृत आ गया, या फिर आम्लकी चूर्ण आ गया, ठीक है, या फिर धात्री लौह आ गया। तो बेसिकली आम्लकी के जितने भी आप कल्पना पढ़ोगे, अगर उस एक कल्पना का फंक्शन यह है कि इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है आम्लकी, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख दोगे। वही सारी चीज़ें आपकी हर एक योग में फॉलो होंगी। लाइक अगर आप किसी एक ऐसा रसायन है, या फिर आपके पास एक ऐसा योग है जहाँ पर उसका काम क्या है, उसके अंदर शुंठी, पिपली, मरीच वगैरह पड़ा है, तो आपको पता है डाइजेस्टिव होती है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो डाइजेस्टिव है कैरेमेटिक, मतलब वहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट ये आता है कि हमें जो रिसर्च अपडेट है वो एक्चुअल में कैसे करना है। तो देखो, रिसर्च अपडेट में आपको
बिल्कुल एग्जैक्ट रिसर्च अपडेट लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अपनी साइड से थोड़ा बहुत लिख सकते हो कि हाँ, इस पे रिसर्च हुआ था। तो कोई भी इतना ज़्यादा क्रॉस चेक करने नहीं जा रहा है एग्जामिनर आपका कि आपने वो चीज़ जो लिखी है वो एग्जैक्ट लिखी है। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही कम ही से रिसर्च अपडेट पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है कि रिसर्च अपडेट में अगर देखोगे बहुत सारी वास्ट रिसर्चेज हैं जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो है अर्थशास्त्र को हमें डील करना है स्ट्रेटेजिकली कि हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं। बाकी मैं आपके सामने एक शेड्यूल, अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ आपको टाइम टेबल चाहिए, तो मैं आपको 40 दिन का एक मॉडिफाइड टाइम जो आपका टाइम टेबल रहेगा वो मैं आपको दे दूंगा। अब हम बात करते हैं स्वस्थ वृत्त को कैसे डील किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आता है कि स्वस्थ वृत्त को कैसे डील किया जाए, खास करके प्रोग्राम्स को कैसे डील किया जाए जब हमारा जो प्रोग्राम है वो बुक में बहुत ज़्यादा दिए। जब हम काशीनाथ पांडे सॉरी समगंडी वगैरह फॉलो करते हैं वहाँ पे बुक्स को, तो देखते हैं कि अगर वहाँ पे एक प्रोग्राम NLEP है या फिर जो भी RNCTP है, जो भी है मतलब, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको खींचातानी की हुई है। तो आप जब प्रोग्राम याद कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी। पहला कि वो लॉन्च कब हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी। ये 3 पॉइंट्स आपको मेजरली याद होने चाहिए। बाकी आपको पता है अगर NLEP कहाँ पे हो रहा है, NLEP का फंक्शन क्या रहेगा, तो आप उस चीज़ को इजीली डील कर सकते हो। तो बात यह है कि आपको जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको स्ट्रेटेजिकली उनको भी कवर करना है। आपको क्या करना है, मेजर मेजर हेडिंग्स जो हैं अभी उस चीज़ को फॉलो करना है मेनली कि लाइक अगर मैं कोई यहाँ पे प्रोग्राम करने पढ़ने बैठ रहा हूँ तो उसको मुझे डेफिनेशन, उसका स्कोप या फिर उसके 10 ईयर वगैरह आप उसको इतना ज़्यादा नहीं चाहो तो छोड़ सकते हो। एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि उस प्रोग्राम में क्या हुआ। दूसरी हम बात करते हैं कि देखिए योग वगैरह जो है, अष्टांग योग, वो तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं वहाँ से। किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आप इजीली कवर कर लोगे। उसके बाद जो आता है वो हमारा है आहार चैप्टर से क्या याद करना चाहिए, और जो हमारा एक एपिडेमोलॉजी है वो इतना ज़्यादा वास्ट दिया हुआ है, उसमें कौन सी डिजीज़ पढ़नी है। तो देखो डिजीज़ में सबसे पहले याद रखना कि डिजीज़ में आपको कॉजेटिव एजेंट मेन पता होना चाहिए, क्योंकि कॉजेटिव एजेंट्स पे डायरेक्ट MCQs पूछे जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने एक डिजीज के बारे में आपको एक जनरल नॉलेज भी है, जनरली आपने पढ़ा है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे कवर कर लोगे। उसमें आपको घबराने की या मतलब आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम आहार में क्या पढ़ें, तो आहार में जो आपका बेसिकली ये दिया है अष्टविध आहार विशेष आयतन और आहार विधि विधान, ये आप पढ़ सकते हो। बाकी जो आप अगर आहार वर्ग है तो 12 वर्ग में जो आचार्य चरक ने क्लासिफाई किया, आपको उनके नाम याद होने चाहिए विद एक दो एग्जांपल जो आपने फर्स्ट प्रॉफ सेकंड प्रॉफ में जब आप चरक संहिता में पढ़ते भी हो तो वो वहाँ भी आपको पढ़ना है। तो वो चीज़ें क्या हो रहा है कि आपका जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। जब आप आहार द्रव्य वर्ग का क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आपको चरक संहिता में मिल जाएगा। इसी तरह जब आप क्या कर रहे हो, जनपद उद्वंस पढ़ रहे हो तो आपको चरक में भी दिया है, आपको अगध तंत्र में भी दिया है और बाकी आपके रोग निदान में भी दिया है। तो आप क्या करो, उस चीज़ को एक पॉइंट, एक बार आपने उस चैप्टर को पढ़ा है, आप उसको उस सब्जेक्ट में मत पढ़ो जब आप उसको पढ़ चुके हो। आप बेसिकली अगर आपने संहिता से पढ़ा है जनपद उद्वंस, तो आपको जनपद उद्वंस ना अगध में पढ़ने की जरूरत है, ना ही आपको रोग निदान में पढ़ने की जरूरत है, ना ही आपको संस्कृत में पढ़ने की जरूरत है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने अगध तंत्र की तरफ कि अगध तंत्र को कैसे किया जाए। अगध तंत्र के ऊपर मैंने पूरी 1 शॉर्ट सीरीज में लेके कंटिन्यू बैठा हुआ हूँ, जहां पे मैंने 30 मिनट्स या 25 मिनट्स में लेक्चर्स में वही नोट्स रखे हैं या वही पॉइंट्स रखे हैं जिनको आपको एग्जाम में लिखना है। उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी उसमें नहीं रखा है। बुक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको देखकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। उस चक्कर में वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं। हमें सारी चीज़ें कवर करनी है, लेकिन सारी चीज़ें कैसे कवर करनी है, पहले हमें उसकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स कवर करनी है, देन हमें उसको डिटेल में जाना है। अगर आप डिटेल में जा रहे हो, वो भी आप सोचते हो कि यार यहाँ से 1 मार्क्स का MCQ फंसेगा, तो आप उस 1 नंबर के MCQ के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, 5 नंबर का एक शॉर्ट या फिर आप एक 10 नंबर का लॉन्ग मिस कर दे रहे हो। तो आपको ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं अपनानी है कि अभी डिटेल पढ़ना है। 30 दिन या 40 दिन अगर आपके पास है, पहले से पढ़ रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप 30-40 दिन में अगर आप स्ट्रेटेजी रख रहे हो कि मुझे इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है और हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी हम बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ बॉस, तो मुझे वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। देखो पहली बात तो आपको ये है कि मैं आपको बात क्लियर कर दूं, जब आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो वो चीज़ आपके याद है।
आप उस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहो कि मुझे वो चीज़ याद नहीं आ रही। ये जब आप स्ट्रेस में होते हो एक चीज़ कॉमन होती है, मेरे साथ भी होती थी कि मैं पढ़ने बैठता था तो मेरा माइंड डाइवर्ट होता था, यार वो चीज़ जो मैंने पढ़ी थी कल मैं उसको रिवाइज करने बैठ जाऊँ, क्या पता वो मेरी याद है कि नहीं है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में जब जाओगे तो वो आपको खुद से आ जाएगी। तो अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है और आपको उस वक़्त अभी याद नहीं आ रही है लेकिन आपने पढ़ी है, आप अगर एग्ज़ाम टाइम्स पे उसको रिवाइज़ करोगे 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, वो आपको ईज़िली आपकी कवर हो जाएगी। उसमें आपको कहीं से कहीं तक भी घबराने की बात नहीं है। तो आप इस नेगेटिविटी या आप एक स्ट्रेस जो आप पाल रहे हो माइंड में अपने, उसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि द्रव्य गुण में प्लांट्स के लिए 97 प्लांट्स हैं द्रव्य गुण में, तो उसको कैसे कवर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस बात में मैसेजेस भी आते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के मैंने प्लांट्स के ऊपर भले ही आपके लिए बनाया हुआ है कि ये पॉइंट्स के ये प्लांट्स के चांसेस हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि ये प्लांट्स आपसे पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले क्या था 150 के समथिंग या 140 के समथिंग प्लांट्स थे, उसमें से ही जो मेन मेन प्लांट थे उन्हीं को रखा गया। जैसे हमारा 2021 बैच था, तो हम लोग जब पहला टाइम पेपर देने गए तो क्या हुआ, हम लोगों को पता था तुलसी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्लांट, तो तुलसी आ गया 10 नंबर में, वो भी 10 नंबर में, मतलब छोटा सा प्लांट है, हो सकता है 5 नंबर में आ जाए लेकिन वो 10 नंबर में था। या फिर घृत कुमारी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा था कि भाई चलो ठीक है डेली यूज़ में प्लांट है, नहीं पूछेगा एग्जामिनर ने, वो पूछ रहे। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्लांट को सोच रहे हो कि ये प्लांट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्लांट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लांट में मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी वीडियो मत देखना, चाहे वो मेरी वीडियो क्यों ना हो, मैंने बनाई हुई है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट प्लांट है, हो सकता है उसमें से आ जाए, लेकिन प्लांट्स के केस में ये गलती मत करना, क्योंकि 97 प्लांट्स हैं और 97 ही प्लांट्स हैं, और उसमें अगर एक भी प्लांट छूट जाता है तो 5 या 10 मार्क्स आपके गए। तो मैं सजेस्ट करता हूँ बाकी स्टूडेंट्स को भी कि वो किसी भी इंपॉर्टेंट प्लांट के पीछे ना पड़े, ना भागे। बाकी द्रव्य गुण का पेपर वन बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन अब बात करते हैं कि फार्मेकोलॉजी में क्या पढ़ना है। तो फार्मेकोलॉजी में अगर देखो, फार्मेकोलॉजी में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं 15 नंबर के। अब बचा हमारा 85 मार्क्स का हमारा पेपर वन। तो उस चक्कर में क्या होता है, मैंने भी ये गलती की थी, मैं फार्मा के पीछे बहुत ज़्यादा भागा, तो मेरे जो है द्रव्य गुण पेपर वन में मार्क्स बहुत कम आए। सेकंड में मेरे बहुत अच्छे थे लेकिन कम है, क्यों है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे एग्जाम में लिखने बैठा तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि मुझे द्रव्य गुण के पेपर वन में रस गुण वीर्य विपाक जो भी सारी चीज़ें हैं वो मुझे आती हैं, और मैं फार्मा को अच्छे से पढ़ के, जब मैंने देखा फार्मा 15 या 20 मार्क्स ही थी, बाकी जो चीज़ें मैं वहाँ लिखना चाह रहा था लाइक वीर्य और विपाक के बीच में इस तरह के क्वेश्चंस भी थे, तो वो चीज़ें मैं नहीं कवर कर पा रहा था। क्यों, क्योंकि मैंने उसको लाइट लिया और मैं पीछे भागा रहा फार्मेकोलॉजी की। तो आपको गलती नहीं करनी है, जो आपके 80 मार्क्स हैं लाइक फार्मेकोलॉजी से अलग, तो वो आपको पहले करने हैं। बाकी फार्मेकोलॉजी में अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो देखो या तो आपको जनरल फार्मेकोलॉजी में आपके जितने भी टॉपिक्स आ जाते हैं लाइक बायोबिलिटी आ जाता है, फार्मेकोडायनामिक्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स, ये तो आपके मतलब आपको ऐसे याद होना चाहिए, आपको सपने में कोई पूछ रहा है, सोते हुए कोई पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से इस बार के चांसेस अगर देखते हैं तो जो आपके ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह हैं वो आ सकती है, या फिर आपकी अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी ड्रग्स हो सकती है, या फिर आपकी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में से भी एक आध वहाँ से पूछा जा सकता है। लेकिन फार्मेकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं फार्मेकोलॉजी में पिन कमेंट कर दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या मुझे लगता है कि ये पूछे जा सकते हैं वो मैं अभी कमेंट यहाँ पे पिन कर दे रहा हूँ। आप पिन कमेंट में जाके देख सकते हो कि फार्मेकोलॉजी के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना रोग निदान। तो रोग निदान कैसे कवर करना है, रोग निदान इतना ज़्यादा हो चुका है कि आयुर्वेद की भी डिजीज़ हैं, उसके बाद मॉडर्न की भी डिजीज़ हैं, और इन डिजीज़ को अच्छे से कोई पढ़ाता भी नहीं है। पहली बात, बहुत सारे मेजोरिटी कॉलेजेस की यही होता है कि टीचर्स क्या करते हैं, रोग निदान में बस रेक्टाफिकेशन करवाते हैं, इसके भेद भी याद कर लो, है ना। तो अब आपको क्या करना है, जब आप एक डिजीज पढ़ने बैठ रहे हो, पहले डिजीज को क्या करो, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ो। लाइक अगर आप आद्यमान, आना, आटो, अग्निमान, अजीर्ण ये पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, पूरे एक स्रोतस में जो भी आपकी डिजीज है, अनव्यय या रसव्यय स्रोतस में जो भी डिजीज है उसको कवर करो, उसको थोड़ा मॉडर्न से कोरिलेट करो। जब आपको मॉडर्न से कोरिलेट करने के लिए आ जाएगा, लाइक आटोप में क्या होता है, बार बार शब्द इस तरह से, ठीक है, या आद्यमान में क्या रहेगा, पेन रहेगा, ठीक है। अब या जो हमारा अजीर्ण है, विबंध है, ठीक है, जो भी आपकी डिजीज यहाँ पे दी है, तो आप क्या करो, एक सिस्टमेटिक वे में उस डिजीज को पढ़ो। डिजीज में आपको 3 चीजें याद होनी चाहिए। पहला है डिजीज का डेफिनेशन, दूसरा है उसका भेद, और तीसरा है वहां पे उसकी साध्य साध्यता। ये 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ये संप्राप्ति आप खुद से बना लोगे। मुझे पता है जब आप एक डिजीज को
थोड़ा लॉजिकली पढ़ोगे तो आप वहाँ पे संप्राप्ति लिख दोगे कि हाँ लाइक अगर पांडु हो रहा है तो क्या होगा, तेरी दोष कुपित होते हैं, वो जाके त्वक वगैरह में अधिष्ठापित होके रक्त की अल्पता वगैरह करा के देन पांडु रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो आप इतना वहाँ पे जब आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन आपको पता है, तो आप संप्राप्ति घबराने की बात नहीं है, इधर उधर से ट्रिक नहीं देखने की संप्राप्ति कैसे लिखे, आप वहाँ पे पेपर में खुद लिख लोगे। मेन चीज़ है कि आप अगर उसके भेद गलत कर देते हो, और स्पेशली जब आप क्या कर रहे हो कि आचार्य चरक ने लाइक अतिसार के आचार्य चरक ने 6 वेद बताए हैं और आचार्य सुश्रुत ने भी 6 वेद बताए हैं, तो आचार्य चरक कौन से मानते हैं, सुश्रुत कौन से मानते हैं। तो अगर आप वहाँ पे गड़बड़ करते हो, लाइक अगर आपके 6 आपकी जगह 4 लिख के आ रहे हो, 5 लिख के आ रहे हो, 6 या दोनों में नाम में गड़बड़ी कर देते हो, तो वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। मेन बात किस पे जाती है एग्जामिनर की, वो जाता है डेफिनेशन पे, और दूसरा जाता है भेद पे। अगर आपको भेद पता है तो एग्जामिनर को पता है, आप लिख दोगे। अब जैसे आपको वो सारी चीज़ें सबको पता होगी कि लाइक अगर वातज है, अतिसार है, पित्तज अतिसार है, तो उसके निदान क्या रहेंगे, सबके लिए कॉमन रहेंगे निदान, और मोस्टली कॉमन लक्षण मिलेंगे। लेकिन अगर इस सिस्टम पे अलग हम डिजीज पढ़ रहे हैं तो उसके एक सिस्टम पे एक पर्टिकुलर लक्षण अलग मिलेगा। लाइक पांडु है तो उसका अलग से एक स्पेसिफिक लक्षण भी मिलेगा अपने उसमें, तो वो चीज़ आपको कवर करनी है। दूसरा बात नेक्स्ट हमारा बचता है चरक संहिता। पेपर 1 रोग निदान मैं समझता हूँ पेपर 1 में बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी बड़ी पड़ी है, पेपर 2 में भी पैथोलॉजी बड़ी पड़ी है। उस पैथोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा वो भी आपको यहाँ पे पिन कमेंट में पैथोलॉजी और फार्मेकोलॉजी का मिल जाएगा, तो आप उसको उस चीज़ से निश्चित रहिएगा कि आपको इतना सारा पढ़ना है। तो फार्मेकोलॉजी और पैथोलॉजी के पीछे मत भागना। हमारे टाइम पे 5 मार्क्स की पैथोलॉजी आई थी MCQ में, और 5 मार्क्स का वैसा, तो 10 नंबर के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, स्पेशली बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने बाकी 80 टू 85 मार्क्स का नाश हुआ उनका। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पैथोलॉजी और फार्मेकोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ थोड़ा उसमें पढ़ लें। अब बाकी यूनिवर्सिटी का मैं खुद सही सीरियसली मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ फ्यूचर कि एग्जामिनर क्या सोच के बना रहा है। लाइक अगर मुझे लगता है कि सेल नेक्रोसिस इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो पढ़ के सब जाना है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो टॉपिक्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ना मैं कभी क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं संहिता में, तो संहिता में आपको 3 स्थान इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे आपका विमान स्थान, सूत्र स्थान और आपका शारीर क्या कहते हैं इसको, निदान स्थान। तो आपको 3 स्थान पढ़ने, तो सूत्र, निदान और आपका विमान। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बस बनेगा शारीर स्थान से। बाकी जो इंद्रिय स्थान में 12 चैप्टर्स हैं वो आपके सिलेबस में ही 5 मार्क्स का दिया है, तो 5 मार्क्स में उसमें छाया और प्रतिछाया के बीच का ही डिफरेंस ऑलमोस्ट कभी कभी पूछा जाता है। बाकी या फिर अरिष्ट के जो भेद है स्टार्टिंग में ही चैप्टर में, वो आपसे पूछे जाते हैं। तो इतना ज़्यादा लोड लेना नहीं है। इंद्रिय स्थान का आपको कवर करना है, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान। बाकी शारीरिक स्थान में जो आपका मासानुमासिक वृद्धि है वो चैप्टर में आप पढ़ के जा सकते हो, जिसमें है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वो आपका रहेगा। मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि वो पढ़ के जाएं। जाति सूत्री अध्याय के नाम से समथिंग ऐसा, तो वो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से जो आपका सिलेबस है उसको लिमिटेड करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले ज़्यादा फोकस करना है। बाकी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बाकी टॉपिक्स आप तभी अपने लिए स्टार्ट करें जब आप पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो आपको लगता है कि पूछे जा सकते हैं या जो आपको लगता है कि वो इजी टॉपिक्स हैं, तो इजी टॉपिक्स को पहले कवर करो, क्योंकि इजी टॉपिक्स मार्क्स दे के जाते हैं। और अगर आप उनको छोड़ दोगे कि मुझे आता है, तो वो बाद में आपके मार्क्स के लिए या आपके लिए पछतावा हो सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा इंटरेक्शन था आप लोगों के साथ। बाकी आप लोग का अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपके पर्सनल डाउट्स रहेंगे। आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में आया होगा या थोड़ी गाइडेंस मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।